आज हम यहाँ पर फिजिक्स में सदिशों का संयोजन पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम चित्र के द्वारा बताएंगे कि जैसे दो वेक्टर ए और बी हैं, इन दो वेक्टरों का योग जो भी वेक्टर होगा उस किस डायरेक्शन में होगा उसको हम यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं। तो माना यहाँ पर एक वेक्टर ए है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इसकी दिशा है। दूसरा वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों वेक्टरों का जो योग होगा वो भी एक वेक्टर होगा, वो भी एक सदिश होगा। तो उसकी दिशा कहाँ होगी और उसका परिमाण क्या होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यानी चित्र के द्वारा दो सदिशों का योग हम प्रकट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए जो दे रखा है, ये दो चित्र दे रखे हैं हमको, इस वेक्टर ए के समांतर एक वेक्टर हम यहाँ पर खींच देंगे। ठीक इसके बराबर लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे और इधर की ओर ये एरो लगा तो हम यहाँ भी इधर की ओर एरो लगाए ये। तो यहाँ पर जो इसका हेड है इस तरफ, तो इसका हेड भी इस तरफ बना दिया। तो इस वेक्टर ए के समांतर और इसके ठीक बराबर एक वेक्टर यहाँ पर खींच दिया और इसको लिख दिया वेक्टर ए और इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू। तो पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। इसके बाद वेक्टर बी हमने शो करना है, वेक्टर ए प्लस बी हमें है कि हमने वेक्टर ए प्लस बी को शो करना है। तो हम क्या करेंगे, अब वेक्टर बी के लिए जो ये ए का हेड है, ए का बाणाग्र है, इससे शुरू करेंगे। यहाँ से हम वेक्टर बी के समांतर एक वेक्टर यहाँ खींचेंगे। तो वेक्टर ए का जो बाणाग्र हेड है, यहाँ से वेक्टर बी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। इसके बी के समांतर एक रेखा ठीक इसके बराबर। तो वेक्टर ए के बाणाग्र से वेक्टर बी के बराबर और समांतर एक रेखा यहाँ नीचे की ओर खींच दी। ये नीचे की ओर है तो ये भी नीचे की ओर खींच दिया, ये और ये। तो ये आ गया वेक्टर बी के समांतर एक हमने यहाँ पर रेखा खींच दी क्यू एस। अब जो है यहाँ पर इस क्यू एस को हम लिख देंगे वेक्टर बी और यहाँ पर जो है इसको हम नाम दे देंगे वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर बी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, बराबर हैं, तो हम इसको भी हम वेक्टर बी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का योग कैसे पता चलेगा, तो जो वेक्टर बी का बाणाग्र है ये नीचे की ओर ये, और वेक्टर ए का जो पुच्छ है यानी इसका टेल, तो वेक्टर ए के टेल और वेक्टर बी के हेड को आपस में मिला देंगे। कैसे रेखा खींचेंगे, ये। तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला दिया और इसमें एरो लगा दिया, ये नीचे की ओर से। तो ये जो वेक्टर आया वेक्टर पी एस, ये वेक्टर पी एस ये शो करेगा वेक्टर ए प्लस बी को। ये वेक्टर ए प्लस बी को शो करेगा। कई बार हम इसको वेक्टर आर भी लिखते हैं। आर का मतलब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम इसको आप लिख देंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और आर का मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इस त्रिभुज के रूप में कि वेक्टर पी एस इक्वल टू वेक्टर ए का मतलब ये वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस। तो यहाँ पर हम चित्र के द्वारा बता चुके हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा या इनको जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा वो कैसे प्राप्त किया जाएगा, वो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही वेक्टर ए और बी के योग को या इनके एडिशन को प्रकट करेगा। इसी तरीके से अगर हमें यह कहा जाए, ये तो वेक्टरों का योग हुआ। अगर हम यहाँ पर सदिशों का घटाना देखें, सदिशों को या वेक्टरों को किस प्रकार से घटाएंगे, सदिशों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हम जैसे यहाँ पर माना यही दो वेक्टर दे रखे हमको, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, अब इनको हमने घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चित्र के द्वारा कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर ए के समांतर एक रेखा यहाँ पर हम खींच देंगे, ये। तो वेक्टर ए के समांतर इसके बराबर एक रेखा खींची, एक वेक्टर खींचा और इसको हम लिख देंगे वेक्टर ए। ये दोनों समान सदिश भी कहलाएंगे। अब इसके बाद इसको जैसे हमने नाम दे दिया, माना पी क्यू वेक्टर। इसके बाद हम यहाँ पर वेक्टर
दोनों को घटाना है, तो ए और बी को घटाना है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने निकालना है क्रम में क्या, ए माइनस बी निकालना। तो ए माइनस बी का मतलब है हम ए में बी माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दें। तो ए में अगर हम माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दें तो उसका मतलब भी ए माइनस बी होगा। तो हमने ए वेक्टर ए तो बना दिया, अब माइनस वेक्टर बी कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास प्लस वेक्टर बी है, तो प्लस वेक्टर बी की अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर खींच दो यहाँ पे, ये। तो वेक्टर बी के ठीक बराबर और विपरीत दिशा में एक वेक्टर खींच देंगे, इसके ठीक बराबर लिया, अब विपरीत दिशा में एक वेक्टर ले लिया, ये। इसको लिख देंगे हम वेक्टर माइनस बी। तो ये वेक्टर इसके ठीक विपरीत दिशा में बराबर है, तो ये माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। अब इस माइनस बी वेक्टर को हम यहाँ पर वेक्टर ए के साथ इसका एडिशन करेंगे। तो वेक्टर ए ये है, तो वेक्टर ए के जो हेड है, तो वेक्टर ए के हेड से हम वेक्टर माइनस बी का टेल लगाएंगे यहाँ पे। तो इसके समांतर एक रेखा यहाँ खींच देंगे, ये। तो माइनस वेक्टर बी के समांतर एक रेखा वेक्टर ए के हेड से हमने खींची यहाँ पे, ये। और इसको हमने तीर का चिन्ह, इसका जो बाणाग्र है वो माइनस वेक्टर बी के बाणाग्र की दिशा में रखा। तो ये माइनस वेक्टर बी के समांतर वेक्टर हमने यहाँ पर बना दिया, इसके ठीक बराबर होना चाहिए, तो इसके समांतर इसको लिख दिया हमने माइनस वेक्टर बी, और ये लिख दिया हमने। तो ये क्यू एस जो है ये माइनस वेक्टर बी को प्रकट कर रहा है। अब इसके बाद हमें चाहिए ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये इसको कैसे हम प्रकट करेंगे, ये जो वेक्टर आएगा, हम वेक्टर एस के हेड, इसमें वेक्टर माइनस बी के जो हेड है और वेक्टर ए का जो टेल है, इनको आपस में मिला देंगे ऐसे, ये। तो वेक्टर ए के जो पहला वाला वेक्टर था, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर एस माइनस बी के हेड को मिला दिया, और इसमें एरो इसकी तरफ लगा, तो यहाँ पर एस की तरफ। तो यहाँ पर जो ये वेक्टर आएगा पी एस वेक्टर, ये शो करेगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले वेक्टर ए के समांतर एक वेक्टर, समांतर और बराबर एक वेक्टर यहाँ पर लिया, और इसको हमने वेक्टर ए नाम दिया। उसके बाद वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की अपोजिट डायरेक्शन, तो वेक्टर बी नीचे की तरफ था, तो यहाँ पर वेक्टर बी की अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो वेक्टर बी के अपोजिट और समांतर डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में एक वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए के हेड से ऊपर की ओर लिया, ये नीचे की ओर की, यहाँ पर ऊपर की ओर। और यहाँ पर तब क्या किया, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर माइनस बी के हेड को मिलाता हुआ एक वेक्टर लिया। तो ये जो वेक्टर होगा ये P से S की ओर, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B, और हम इसको कई बार ऐसा लिखते हैं वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यानी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम डायग्राम से या चित्र के द्वारा हम यहाँ पर शो कर चुके हैं कि दो वेक्टरों का रिजल्टेंट हम चित्र से कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पर सदिश, यहाँ पर इस टाइम सदिश योग का त्रिभुज का नियम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें माना यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के बारे में सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, इसमें यह है कि अगर हम दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में प्रकट करें, यहाँ पर ये दो सदिश हैं ए बी, इसको हमने इस त्रिभुज पी क्यू एस की दो भुजाओं के रूप में प्रकट किया है। तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग को प्रकट करेगी। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रकट करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के योग को विपरीत क्रम में प्रकट करती है। तो जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है पी क्यू एस, इस त्रिभुज पी क्यू एस में पी से क्यू की ओर वेक्टर ए है, क्यू से एस की ओर इस साइड ये वेक्टर बी है। तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी यानी ये भुजा पी एस, ये विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम मतलब इन दोनों का विपरीत क्रम, तो ये इधर से इधर की ओर जाए तो पी एस विपरीत क्रम हो जाएगा ये।
तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों वेक्टरों के योग को प्रकट करेगी। तो ये जो भुजा है ये कौन से वेक्टर को प्रकट करेगी, a प्लस बी को, यहाँ पे। तो एक बार दोबारा सुन, और इसको जो है हम लिखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर पी एस, पी से एस क्यू, ये वेक्टर पी एस किसके बराबर हो गया, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस, या वेक्टर पी क्यू को हमने लिखा है वेक्टर ए, इसको लिखा क्यू एस को वेक्टर बी, और वेक्टर पी एस को लिखा हमने वेक्टर पी एस को वेक्टर आर से प्रकट कर दिया। तो ये वेक्टर आर लिख सकते हैं इसके पे। तो ये सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या प्रकट करता है, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रकट करें तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग को प्रकट करती है। अब यहाँ पर एक और नियम है सदिशों के योग से संबंधित, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ले लिया। इस समांतर चतुर्भुज जैसे ए बी सी डी है, इसमें दो आसन भुजा लेते हैं, जैसे एक आसन भुजा ए बी और एक ये आसन भुजा ए बी और ए डी। तो इन दो आसन भुजाओं पर, आसन भुजाओं का मतलब है ऐसी भुजाएं जो किसी बिंदु पर आपस में मिलती हैं। तो उन दो भुजाओं को हम कहते हैं आसन भुजाएं। तो ये दो भुजाएं आसन भुजाएं। तो इस ए से बी की ओर माना वेक्टर पी है, और ए से डी की दिशा में वेक्टर क्यू है माना, यहाँ पर ये वेक्टर क्यू है। तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा प्रकट किया जाए तो उन दो आसन भुजाओं के कटान बिंदु से जो विकर्ण गुजरता है तो वह विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग को प्रकट करता है। तो क्या मतलब है इसका, जैसे यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसकी दो आसन भुजाएं ए बी और ए डी हैं। ए बी की डायरेक्शन में वेक्टर पी है, ए डी की डायरेक्शन में वेक्टर क्यू है। तो यानी वेक्टर ए डी वेक्टर क्यू को प्रकट कर रहा है, वेक्टर ए बी वेक्टर पी को प्रकट कर रहा है। तो इन दोनों आसन भुजाओं का जो कटान बिंदु है यहाँ पे ए, इससे जो विकर्ण निकल रहा है, इससे विकर्ण निकल रहा है ए सी। तो ये विकर्ण ए सी क्या प्रकट करेगा, ये विकर्ण ए सी प्रकट करेगा इन दोनों के योग को। यानी वेक्टर ए सी का मतलब होगा वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, और इसको हम लिख देंगे वेक्टर आर के बराबर लिख सकते हैं इसको, माने इसको हम शॉर्ट में वेक्टर आर कहें। तो ये आर किसके बराबर होगा, इन दोनों वेक्टरों के योग के बराबर। और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए सी, यानी ये जो विकर्ण वाला वेक्टर है वेक्टर ए सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी। और वेक्टर ए सी को माना हमने आर से प्रकट कर दिया, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। तो ये सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम है। इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को दो सदिशों से या वेक्टरों से प्रकट किया जाए तो इन दोनों आसन भुजाओं का जो कटान बिंदु होगा, प्रच्छेद बिंदु होगा, इससे निकलने वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर इन दोनों सदिशों के योग को प्रकट करता है। यानी वेक्टर ए सी बराबर क्या होगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। अब हम यहाँ पर दो वेक्टर पी और क्यू के परिणामी आर का सूत्र निकालने हैं। यहाँ पर चेंज यह है कि यहाँ पर पी और क्यू, ये जो वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, इनके बीच का कोण दे रखा है थीटा, इनके बीच का कोण थीटा दे रखा है। और इनका जो परिणामी माना आर है तो उस आर का मान थीटा के रूप में क्या आएगा हम उसको देख रहे हैं। तो माना हमने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी लिया है। इस समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं ओ ए और ओ सी पर दो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू यहाँ पर दिखाई गई हैं। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का कोण थीटा है। तो हमने अभी पढ़ा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की दो ये आसन भुजाएं हैं, ये दो वेक्टरों को निरूपित करें तो इससे इन दो आसन भुजाओं के कटान बिंदु से जो ये विकर्ण निकलेगा, ये विकर्ण जो है इन दोनों वेक्टरों के योग को प्रकट करेगा। हमने विकर्ण पे वेक्टर आर दिखा रखा, तो वेक्टर आर का मतलब वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू हो जाएगा, ये वाला। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको आगे
कि इस बिंदु ए से ये ओ ए को ए से इतना आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ से एक लंब पड़ जाए इसमें। तो ओ ए को आगे बढ़ाया ए बिंदु तक और तब बी से ऊपर से एक लंब डाल दिया। यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है। इस प्रकार से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बी ए ई आया। फिर यहाँ पर जो ये विकर्ण है, विकर्ण ओ बी, ये माना इस वेक्टर विकर्ण ओ बी मैंने जहाँ पे आर वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर परिणामी वाला वेक्टर ये माना पी वाले वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है। अब ये अगर थीटा कोण है तो ये वाला भी कैसा कोण होगा, ये भी थीटा ही होगा। तो यहाँ पर एंगल सी ओ ए बराबर भी थीटा और एंगल बी ए ई बराबर भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज बी ई ए में, इसमें हम निकालेंगे साइन अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी ए में साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आ गया इसका बी ई बटे कर्ण, कर्ण आ गया इसका ए। तो यहाँ से बी ई बराबर आ जाएगा, या ई बी जो भी आप लिखें इसको, तो ई बी बराबर आ जाएगा ए बी साइन अल्फा। ई बी बराबर ए बी का मान रखा क्यू, क्योंकि ये ए बी और ये ओ सी ये दोनों आपस में समांतर बराबर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ओ सी का परिमाण क्यू है, इस वेक्टर का मान है वेक्टर क्यू, तो इसका परिमाण यानी इसका आंकिक मान क्या होगा, क्यू, तो वही आंकिक मान इसका होगा क्यू। तो ए बी को हम क्यू लिख सकते हैं, क्यू साइन अल्फा, इसको लिख दिया हमने परिणाम नंबर ए। इसी प्रकार से इसी त्रिभुज में हम कॉस अल्फा भी निकालेंगे। यहाँ पर अल्फा नहीं है, ये थीटा है, बार बार इसको अल्फा लिखा जा रहा है, ये थीटा है एक्चुअल में, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पर ये प्रकट भी कर रखा है, क्योंकि ये और ये समांतर हो जाए, इनको तिरक दिखा काट रहे थे, यहाँ पर ये और ये संगत कोण होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा आधार बटे कर्ण ए बी बटे कर्ण, कर्ण ए बी सॉरी ए ई बटे ए बी, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से ए ई बराबर आ गया ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए ई, अब ए ई बराबर ए बी कॉस, ए बी का मान फिर वही लिख दिया क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो है यहाँ पर हम इनका उपयोग करेंगे इस बड़े समकोण त्रिभुज का, कि समकोण त्रिभुज ओ ई बी में इस त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस त्रिभुज ओ ई बी में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय है क्या, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण की लिख दिया ओ बी, इसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब की लिख दिया बी ई या ई बी का वर्ग धन आधार, आधार मतलब ओ ई का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। फिर इसको क्या लिखा, ओ बी का वर्ग बराबर ई बी का वर्ग धन ओ ई को लिख दिया ओ ए प्लस ए, ओ ए प्लस ए ई, इसका वर्ग, ओ ए प्लस ए लिख दिया ओ ई की जगह। अब जो है हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो ओ बी, ये जो ओ बी है ये वेक्टर ओ बी, तो आर वेक्टर आर को प्रकट कर रहा है, तो ओ बी क्या करेगा, ओ बी का मतलब वेक्टर ओ बी का परिमाण, तो वेक्टर ओ बी का मान है आर, तो ओ बी का मान क्या लेगा, खाली आर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके पे लिख देंगे आर, आर का वर्ग बराबर ई बी, तो ई से बी की तरफ का जो वेक्टर था वो ये है, ई बी का मान है क्यू साइन थीटा, तो ई बी के स्थान पर लिख देंगे हम क्यू साइन थीटा, इसका वर्ग धन ओ ए प्लस ए, तो ओ ए का मान
ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर पी को प्रकट कर रहा है, तो ओ ए क्या प्रकट करेगा, परिमाण को। तो इसका परिमाण का मतलब खाली पी आ जाएगा यहाँ पे। वेक्टर पी का परिमाण पी होता है, वेक्टर क्यू का परिमाण क्यू होता है, वेक्टर आर का परिमाण आर होता है। तो ओ ए का मतलब वेक्टर पी का परिमाण पी प्लस ए ई, तो ए ई का मान क्यू कॉस थीटा रखा, क्यू कॉस थीटा। तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर अब जो है इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे खोल देंगे तो वेक्टर आर स्क्वायर ऐसे नोट किया इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। तो ए के वर्ग जब आ गया पी स्क्वायर, फिर प्लस बी के वर्ग जब आ गया क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अगला क्या हो जाएगा 2a इंटू बी, तो 2p इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा, 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा। अब जो है यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा बराबर पहले पी स्क्वायर लिख दिया प्लस ये क्यू कॉस, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये एक साथ लिखे और इनमें क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर कॉमन लिया और ये आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस ये छूट गया 2pq कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 इंटू क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। यह आ गया हमारा फॉर्मूला। तो इस आर का मान जो है पी क्यू और थीटा के रूप में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम कुछ केस देखें, हाँ पहले ही टेन थीटा का मान कि इस कोण का मान हम कैसे निकालेंगे। तो कोण का मान निकालने के लिए कौन सा कोण, इस कोण का मान कि जो आर की दिशा है ये पी की दिशा से कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण। तो ये इस अल्फा का सूत्र क्या होगा, टेन अल्फा बराबर ये इस त्रिभुज में बी ई ओ, इस त्रिभुज में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं टेन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो टेन अल्फा बराबर लंब आ जाएगा यहाँ पे बी ई बट्टे आधार, आधार आ गया ओ ई। तो टेन अल्फा बी ई का मान या ई बी का मान, ई बी का मान हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये निकाला था हमने क्यू कॉस ऑफ थीटा, और ओ ई को लिखा था हमने ओ ए प्लस ए, तो ओ ए का मान हो गया पी प्लस ए ई का मान निकाला था हमने, सॉरी ई बी का मान था क्यू साइन थीटा, और ए ई यहाँ पर आ गया ए का मान क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ई बी का मान इस वाले त्रिभुज से कि साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, तो इस लंब बी ई बी का मान आया था क्यू साइन थीटा बटे ओ ई का मान आया था ओ ए प्लस ए, तो ओ ए का मान आ गया पी और ए का मान आ गया इसी त्रिभुज से क्यू कॉस थीटा, जो हमने पहले निकाला हुआ है। तो ये जो है टेन अल्फा का सूत्र हो गया। इसमें जो है यहाँ पर केस इसमें कि अगर हम इस थीटा को क्या कर दें, यदि थीटा बराबर 0 अंश, यानी अगर 0 अंश का मतलब ए पी और क्यू एक ही डायरेक्शन में, अगर माना पी इस डायरेक्शन में है तो क्यू भी इसी डायरेक्शन में हो, तो तब ऐसी दशा में इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तब जो है परिणामी आर का सूत्र हो जाएगा। तब इसका मतलब जब थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा का मतलब कॉस 0 और इसका मतलब 1, तो तब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और तब ये फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला, और यहाँ से r इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r इक्वल टू आ गया p प्लस क्यू, दोनों तरफ वर्गमूल ले तो r इक्वल टू p प्लस क्यू।
यानी अगर दो वेक्टर p और q एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इन दोनों का जो परिणामी r होगा वो इनके योग के बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे इसका एक सेकंड केस है, यदि थीटा बराबर क्या हो 180 अंश हो, यानी अगर वेक्टर p इधर की ओर हो और उसके ठीक विपरीत दिशा में यहाँ क्या हो वेक्टर q हो इधर q, इनके बीच का कोण आ जाएगा उस समय 180 अंश। ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, इनके बीच का कोण 180 है। तो उस दशा में थीटा बराबर 180, तब समीकरण 3 से यह आ जाएगा r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। यहाँ पर cos 180 रख देंगे, cos 180 का मान होता है -1, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू -1, और ये आ गया r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अब -2pq, और ये हो गया r स्क्वायर इक्वल टू p माइनस q का होल स्क्वायर। ये क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से r बराबर आ गया p माइनस क्यू। तो इससे हमने ये देखा कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और उनके बीच का कोण 180 अंश है, तो उनका जो परिणामी r होगा वो उन दोनों वेक्टरों के अंतर के बराबर होगा। इसमें एक और केस है, यदि केस थर्ड है यहाँ पे, यदि क्या हो इन दोनों वेक्टर p और ये वेक्टर q के बीच का कोण क्या हो 90 अंश हो, तो ऐसी स्थिति में इनका जो परिणामी का सूत्र होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। यदि थीटा बराबर 90 हो तो cos 90 बराबर होता है हमारा मान, इसका मान क्या है cos 90 का मान आता है 0। तो तब जो है जो समीकरण नंबर 3 है इसका रूप हो जाएगा, इसमें cos 90 बराबर 0 रख दो, थीटा यहाँ पे 90 रखा तो cos 90 का मान 0, तो तभी आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और यहाँ ये हमारा अगला सूत्र आ गया। इसमें r का मान p और q के रूप में है, थीटा पोर्शन नहीं आएगा। पढ़ा कि दो सदिशों को का योग जो है चित्र के अनुसार कैसे निकालेंगे। अगर दोनों सदिश ए और बी की दिशाएं दे रखी है तो उनका योग कैसे निकालते हैं, उनका अंतर कैसे निकालते हैं। और दो वेक्टर p और q हैं, इनके बीच का कोण थीटा है, तो इनके परिणामी r का सूत्र क्या होगा। इसके बाद अगले वेक्टर में हम अगले वीडियो में हम जो है सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे, किसी सदिश का वियोजन पढ़ेंगे और इसके बाद के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।